महसूस करता है कभी कि एक लाइन क्यों अमर हो जाती है। जब विनोद दुआ ने कहा कि प्रकृति के जो सबसे नजदीक है जंगल उसी का है कि एक लाइन मायना रखती है, अब 10 लेख लिखिए कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। ये कहना चाहते हैं कि आदिवासी जंगल के सबसे बड़े हकदार है, और इसी हकदार से मुझे याद आता है जंगल के दावेदार। अब आपसे पूछेंगे कि उपन्यास किसका है, इसलिए पूछ सकता हूँ कि मैंने व्हाट्सएप पे जारी किया और आपने देखा नहीं, और आप उसको सुनते हैं उसी को बोल रहे हैं। जंगल के दावेदार महाश्वेता देवी का वो उपन्यास है जो बिरसा मुंडा पर एक लड़के ने जिक्र किया, और ये वो कह दिया कि बिरसा मुंडा ने सब कुछ किया होगा तभी महान कुछ किया होगा। अरे कुछ क्या किया होगा, व्हाट्सएप पर वीडियो 40 मिनट का है, आपसे सुनाई अभी 4 दिन पहले किया। तो आप देखिए वो है जंगल का दावेदार, उन्होंने दावा किया ये जंगल किसका है, हमारा। किससे कहा, भारत सरकार से नहीं, हम गुलाम थे उस वक्त, अंग्रेजों से कहा और अंग्रेजों से लड़े, और भगत सिंह ने ही कुर्बानी नहीं दी। बिरसा मुंडा भी 22 साल के थे, वो भी कुर्बान हुए थे इसी उम्र में जब भगत सिंह कुर्बान हुए। तो बिरसा मुंडा की मूर्ति झारखंड में जगह जगह लगी हुई है, यहाँ तक संसद में भी। उन्होंने दावा किया था जंगल के दावेदार से, उपन्यास का टाइटल है सुरेश कुमार सिंह ने किताब लिखी है, उन्होंने कहा कि मेरे सारे रेफरेंस ये किताब पढ़ी है, उसके बाद में बिरसा मुंडा पढ़ी। महाश्वेता देवी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, बहुत बड़ी लेखिका थी। जो कुछ इधर शहर में मिलता था आपके उतरे हुए कपड़े तो जंगल में जाकर आदिवासियों को बांटे। कहानियाँ उपन्यास बहुत सारे लिखे हुए। 1084 की माँ जो बहुत मशहूर हुई उससे फिल्म बनी, वो महाश्वेता देवी की 90 वर्ष की होकर के गुजरी है, वो आदिवासियों के बीच में ही रहती है। अब इसी से याद आता है कि एक प्रोफेसर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में थे, वो एक बार बस्तर में घूम रहे थे, 3-4 साल पढ़ाया था, प्रोफेसर ऊपर भी साइंस के थे, बस्तर से गुजरे, आदिवासी के बीच में गुजरे, उन्होंने कहा कि अपना वापस नहीं जाएंगे, हम यही रहे, आदिवासी के बीच में रहे, इनकी जिंदगी देखिए, इनका फिलोसफी देखिए, इनकी कल्चर देखिए, क्या रखा है दिल्ली। अब जो बात हम कह रहे थे उसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि कल्चर जिसे कहते हैं, जीवन मूल्य, सामाजिक मूल्य जिसे कहते हैं। हाँ, मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ कि एक बार NCERT में इसी तरह का सेमिनार था, मैं भी था, रामदयाल मुंडा जी। रामदयाल मुंडा जी कह रहे थे कि मुख्य धारा जिसे कहते हैं, किसे मुख्य धारा कहते हैं? उन्होंने कहा कि मुख्य धारा आदिवासी का मतलब मुख्य धारा। तो आदिवासी को दूसरी तरफ देखने की जरूरत नहीं है, दूसरे इधर देखें और ग्रहण करें और सीखें और आगे बढ़ें। क्या सीखें? जब उनके पास जाएंगे, ये प्रोफेसर साहब गए, दिल्ली में थे, ऐशो आराम से रह रहे थे, क्या जरूरत थी उनको बस्तर में रहने, और वो वैसे ही कपड़े उतने ही मिलते, उतना ही खाते, बोला इसकी भी जरूरत नहीं। हम इतनी पढ़ाई की, सब कुछ किया, नौकरी लग गई, 3-4 साल नौकरी की और क्या ठीक है यही रहे। इसका कैसे पता चला? इतना अखबार में आया, उसको उनका जिक्र आया। बहुत से लोग जब उधर से गुजरते हैं और जो अपनी में उस व्यक्ति से बात करते हैं, वो व्यक्ति जब इंग्लिश में कोई शब्द निकल जाता है तो इंग्लिश में बात करते हैं तो पता चलता है कि आदिवासी इंग्लिश। फिर वो परिचय देते हैं कि भाई मैं भी प्रोफेसर रहा हूँ। तो आप यहाँ कैसे, इसे कहते हैं फिलोसफी। इसलिए मैंने पिछली बार कहा था कि अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा हो, फिलोसफी नहीं पढ़ी हो तो आपके सारे सब्जेक्ट बेकार हैं। फिलोसफी जीवन बनाती है, जीवन की धारा बदल देती है। अब वो प्रोफेसर बन गए, सब कुछ मिल गया, लेकिन वो बस्तर में हो गए, उनको फिलोसफी ये मिली कि नहीं, वो सब बेकार है, जीवन दुनिया। तो अब हम ये समझे कि जीवन कहाँ है। इसलिए कल ही में पढ़ रहा था, साथ की बात चल रही थी, जहाँ बात उन्होंने कहा कि आदमी को भौतिकता, ऐशो आराम चाहिए, भौतिकता के पीछे दौड़ता है, लेकिन अंततः आदमी को शांति चाहिए, सुकून चाहिए। बावजूद इसके कि भौतिकता मिलने के बावजूद फिर क्या चाहिए? शांति, सुकून। फिर एक शब्द और देते हैं, सार्थकता। जीवन की सार्थकता क्या है? अगर ये नहीं है तो ये भौतिकता कुछ भी नहीं है। कौन कह रहा है? जापा सार्थ बोलते हैं। और वो जो जीवन जिए उसकी भी आपको बांध के दे देते हैं कि उन्होंने उस दौर में शादी नहीं की, वो साथ रहे किसके रहे, कोई बता सकता है? सिमोन दे बोआ, जिन पर यहाँ लिटरेचर लिखा गया, बहुत बड़ी लेखिका थी।
वो दोनों साथ रहे, शादी नहीं की। आज लिविंग रिलेशन की बात पिछली बार मेरी क्लास में यही की थी। लिविंग रिलेशन दिल्ली, बम्बई, मद्रास में चल रहा है, अभी अभी चल रहा है। आदिवासियों में पहले से ही था। अब आप कहेंगे कि हम ये कह रहे हैं कि आदिवासी पिछड़े हैं, असभ्य है, इसलिए रामदयाल मुंडा ने कहा था कि मुख्य धारा ये है, जिसे कथित मुख्य धारा कहते हैं, उनको आकर के हमसे सीखना पड़ेगा। इसलिए आप मुख्य धारा की तरफ देखो, वो इधर देखेंगे। ये दावे से जब उन्होंने कहा तो सबको सुनना पड़ा, नोट करना पड़ा, कवियों को कविता लिखनी पड़ी। और उस कविता से मुझे याद आता है कि वारू सोनवणे की स्टेज कविता क्या कहती है। वो सिर्फ 2-3 लाइन याद है मुझे, कोई महत्वपूर्ण है, जो रमिका गुप्ता अक्सर विद्रोह माध्यम में लिखा करती थी। और इसलिए रमिका गुप्ता को मानना पड़ेगा, विधायक नहीं झारखंड की। और डिफेंस कॉलोनी जो आवास है उसको झारखंड हाउस कहते थे। क्यों? क्योंकि जो भी झारखंड आएगा आराम से वहाँ रहेगा, 1 दिन हो, 3 दिन हो, 5 दिन तो मैं रहूँगा। और मेरे साथ फिर वो राजेंद्र यादव जी से मिलाने लेके गई, एक सेमिनार में साथ रहे, वो भी सेमिनार में आई। इसे कहते हैं साहित्य का। वो कहते 1 लाख का पूरा खर्चा है, मेरी बेटी अमेरिका वहाँ रहते हैं, 1 लाख मुझे महीना का देते हैं, यहाँ खर्च करते हैं। ये पत्रिका, ये संपादक, ये भाई को इसको, और जो भी आया यहाँ उसका खाना रहना सब कुछ वहाँ चलेगा, लंगर चलेगा एक तरह से। तो रामदयाल मुंडा भी आते, वारू सोनवणे भी पहुँचते, और वो स्टेज कविता जिस पर फिदा थी रमिका गुप्ता, क्या लिखा है साहब उन्होंने? वो लिखते हैं स्टेज, ये स्टेज है, और कह रहे हैं कि आदिवासी दिवस आज तो आदिवासी दिवस मनाया जा रहा था, या कोई भी दिवस मनाया जाएगा, आदिवासी प्रोग्राम होगा मनाया जाएगा। तो कह रहे हैं कि आदिवासी सामने बैठे हैं, आदिवासी पर ही बात करनी है, क्योंकि मुख्य मुद्दा आदिवासी, मंच पे कोई आदिवासी नहीं। तो वो लिखते कविता में कि हमें मंच पर बुलाया नहीं गया, हम पर वो बोलते रहे, हमारे बारे में बोलते रहे, वो हमारे बारे में बोलते रहे, मंच से बोलते रहे, हमारे बारे में बोल रहे, हमें मंच पर बुलाया नहीं। ये स्टेज कविता है। अब इसका मर्म देखिए कितने अर्थ जाते हैं। अब मुझे ये 2 ही पंक्ति याद आती है, विनोद कुमार जी कह रहे हैं कि प्रकृति के जो सबसे नज़दीक है वो नज़दीक हो सकता है। जो शहर में रह रहा है, जो गांव में रह रहा है, वो जंगल के नज़दीक कैसे हो सकता है? सबसे नज़दीक वो पेड़ों पे ही रहते हैं, पेड़ों के नीचे पत्तों से, उन्हीं से झोपड़ी बनाते हैं। तो वारू सोनवणे की स्टेज कविता इतनी मशहूर हुई देश विदेश में कि जब भी बात होती इस स्टेज कविता का जिक्र आता है इसी बात पर कि जब हम बोलने में लगे तो चुप कर दिया गया। वो हमारे बारे में बोल रहे थे, हमसे ही बोल रहे थे, तो मंच वो बोल रहे थे, हमारे दुख बता रहे थे, हमें ही बता रहे थे। ये है असली बात, हमें ही बता रहे थे हमारा दुख। वो अब इसमें अंतर्द्वंद निकल के आता है। तो कवि इसलिए मशहूर होता है, उन कवि को मैंने इस तरह से, इस कारण से जब परिचय हुआ तो उस जो सेमिनार आदिवासी में रखा गया तो वो वारू सोनवणे वहाँ पहुँचते, हैदराबाद पहुँचते। तो जब हैदराबाद में मैंने सुना तो मैं दंग रह गया कि वो वैसा बोल रहे थे कि हम प्रोफेसर हो करके नहीं बोल सकते जैसा वो वारू सोनवणे बोल रहे थे, आदिवासी पर बोल रहे थे। अब उनकी स्टेज कविता जो मशहूर होती है, लेकिन जब वो बोल रहे थे तो तालियां, हर वाक्य में तालियां पीटी जा रही थी। हैदराबाद इफ्लू अंग्रेजी एवं विदेशी भाषाएं करके एक विश्वविद्यालय, सेंट्रल विश्वविद्यालय हैदराबाद, इफ्लू नामक होता है, अंग्रेजी एवं अन्य भाषा, वहाँ PhD होती है। वहाँ बुलाया गया उनको, और वो जब बोले आधा घंटा तक, तो आधा घंटे तक पूरा सेमिनार हल भरा हुआ था, तो तालियां लगातार चल रही थी। इस तरह से वो बोल क्या रहे थे अपने बारे में, जिसके बारे में वो उनकी कविता कह रही है कि वो बोलते थे अब तक। तो इस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि वो थी स्टेज कविता, और ये थी विनोद कुमार की कविता। और हम आपसे उम्मीद कर रहे थे कि आज का दिन हम इस तरह से आपको याद दिलाएं, आप किसी कहानी पर बात करें। कहानी भी आपको प्रेजेंट की थी, और वो अंडमान निकोबार पर थी, अगर आप सुने होते, और उसकी समीक्षा आपको करनी थी। आपको भाषण नहीं देना था कि कब से मनाया जा रहा है, वो मैंने भी नहीं कहा एक बार भी। आदिवासी दिवस है आज, कल के दिन हम जो साहित्य लिखा जा चुका उस पर हमारी टिप्पणी क्या आती है, किस तरह से।
ये सेमिनार बड़े बड़े होते हैं, वहाँ इन्हीं को उद्धृत किया जाता है जो खास थीम होती है। तो आपके सामने पठार पर कोरा अमृत संतान गोपीनाथ मानती का जो महत्वपूर्ण उपन्यास है, तो IAS के द्वारा लिखा गया है। उड़िया कहते हैं, उड़ीसा के उड़िया में लिखा, हिंदी में अनुवाद हुआ, उसको बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास मानते, 700 पेज का है। तो उस पर वीडियो था, आप छूट गया आपसे। पठार पर कोरा राकेश कुमार सिंह का अभिनय, उनसे बात हुई कल परसों, उन्होंने याद दिलाया, तब इसमें वीडियो बनाने लगा। उनकी एक किताब हाथ लग गई थी जो आपको दी जा रही है, और उन्होंने टिप्पणी की, इसी से मुझे लगा कि इन्हीं पर सारा वीडियो डेवलप किया है। तो खुले गगन के लाल सितारे मधु कांकरिया का उपन्यास है, जिस पर हमारा शोधार्थी काम भी कर रहा है। मधु कांकरिया जिनसे भी बात होती है, वो खुले गगन के लाल सितारे, जिसमें सलवा जुलूम और नक्सलवाद और आदिवासी इन्हीं पर आधारित है। अब नक्सलवाद भी पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे हमें पता नहीं, सलवा जुलूम और भी आगे की बात है, क्योंकि अब लोग भी भूल गए, मैं भी भूल रहा था, इसलिए मैंने मेरा ही वीडियो चला करके इस शब्द से कि वो क्या शब्द है, फिर आज मैंने फिर वापस आपको दिया था, पर आप फिर वहाँ तक नहीं पहुँचे। आप ये देखिए कि ये कार्यक्रम आप 24 घंटा में आपके पास 3-4 घंटा कॉलेज के लिए होते हैं, और ऐसे प्रोग्राम महीने में कभी कभार होते हैं। उसके लिए हम तैयारी भी कर रहे थे, और तैयारी मैं ही कर रहा था स्टेज कविता की तरफ। तो मैं सोच रहा था कि वो चीज़ आप तक पहुंच रही है, आप जरूर आज सुनाओगे उस बात को लेकर। तो ये दरअसल चलिए हमारी कमी रही है, बावजूद इसके एक मैं बराबर एंट्री कर रहा हूँ। ये कमी रह गई, क्लास में आके नहीं कर पाई। वैसे मैं जब से इंडोली कॉलेज आया तब से व्हाट्सएप की बात इसलिए कर रहा हूँ कि ई बैंक वीडियो बैंक उसका प्रभारी बूंदी में मैं था, और जितने भी लोगों ने वीडियो बनाए थे वो मैंने कंसोलिडेट करके और ई बैंक में डाले थे। वो तो भूल गए, लेकिन मेरे वीडियो आज तक भी चल रहे हैं, और वो ई बैंक कैसे चलेगा इसके बारे में बच्चों को बताता था। बोलो और इसको वीडियो को सब्जेक्ट कैसे चलाओगे, इसका भी एक वीडियो बनाया कैसे खुले गए, यहाँ तक कैसे पहुँचोगे, सब्जेक्ट में कैसे पहुँचेगा। अब वो कॉलेज भी बंद, वो ई बैंक भी बंद, लेकिन हमारा चैनल और उसमें मैं दे रहा हूँ, लेकिन देश भर से 150 लोग देखते हैं, लेकिन मेरे ही कॉलेज के नहीं देख रहे। वैसे जैसे बूंदी कॉलेज में बंद कर दिया, लेकिन हिंडोली कॉलेज में मैं हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तक वो मैसेज आए। इसलिए फर्स्ट ईयर में जो 2 विद्यार्थी आए, और मैं कहूँ कि उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया है, हम पिछले साल से आपको प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उन्होंने दोनों ने प्रेजेंटेशन ये दिया कि वो आए हैं और नए। बदलाव, प्रकृति का मतलब बदलाव। प्रकृति से क्या समझते? प्रकृति बदलती रहती है, पहली बात तो 12 महीने बदलती है, 3-4 मौसम आते हैं, सर्दी गर्मी बरसात, और हम भी बदल रहे हैं रात दिन, हमारे सामाजिक रीति रिवाज बदल रहे हैं, और आप भी बदल रहे हो, आपको पता नहीं कि आप द्वितीय वर्ष में जा रहे हो, प्रथम वर्ष में दूसरे आ रहे हैं। हम आपको सुन रहे थे, प्रथम वर्ष के विद्यार्थी ने आकर के आपको बोला, सुनाया, तो ये आपके हाथ से सत्ता जा रही है। और कल, यानी कल का मतलब कल की छुट्टी, परसों 10 तारीख को प्रथम वर्ष जो नए विद्यार्थी हैं उनकी क्लास चालू हो रही है, और आपके लिए 8-10 दिन का ब्रेक, आपकी अंतिम क्लास है। परीक्षा दे के लौटोगे तब आपकी क्लास होगी, आप सारी प्रोसेस से गुजर जाओगे, परीक्षा दे लोगे तब आपकी क्लास, परीक्षा देते ही चालू हो जाएगी। प्रथम और तृतीय वर्ष 10 तारीख से आरंभ हो रहा है। तो ये 2 प्रतिनिधि जो है आज आ गए, 10 तारीख को इन सबको आना है, वो टाइम टेबल आज ही डल जाएगा। तृतीय वर्ष और प्रथम वर्ष की क्लासें 10 तारीख से लगातार चलती रहेगी। जो ये आप लौटोगे, परीक्षा देते ही आप लौट आओगे, आपको कहने की जरूरत नहीं है, आपका भी शेड्यूल बन चुका है, क्लासें चलती रहेंगी। तो ठीक है, धन्यवाद।